हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने करंट अफेयर की तीसरी क्लास लेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि कुल नवंबर माह की जो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज थी उसमें जो करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ने अगस्त माह से लेकर मई तक की जो करंट अफेयर के टेस्ट हैं उनको टेस्ट सीरीज डेली हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट के माध्यम से 10 क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर दिया जाएगा। और आज उस सिलसिले में हमारा तीसरा दिन है। आज हम लोग जो हमारे नवंबर माह का करंट अफेयर है उसकी हम लोग देखेंगे 21 से 30 नंबर पे जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जल संरक्षण पैटर्न के लिए प्रसिद्ध जो बुलढाना जिला कहाँ स्थित है। एक चीज़ का ध्यान देंगे, यूपीपीसीएस बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो बुलढाना प्रोजेक्ट है, ध्यान देंगे, जो बुलढाना प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सॉरी, प्रोजेक्ट नहीं, पैटर्न। जो बुलढाना पैटर्न है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जल संरक्षण से रिलेटेड है। एक चीज़ तो ये ध्यान देंगे। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये बुलढाना जिला है ये कहाँ पे स्थित है, एक्चुअली पहले समझा देते हैं ये है क्या। ध्यान देंगे कि जो बुलढाना जिला है वो महाराष्ट्र का एक जिला है जो कि सूखा ग्रसित जिला था। हाल के दिनों में क्या किया गया, यहाँ से नेशनल हाईवेज निकाला गया और नेशनल हाईवे के थ्रू, चूंकि हमको पता है कि नेशनल हाईवे पे हम लोग को बहुत ज़्यादा मोरंग और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग खास तौर पे कह लें कि मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सरकार थी, यानी बेसिकली नितिन गडकरी की बात करें तो कि ये इनोवेशन जो था वो नितिन गडकरी का था। इनोवेशन के लिए क्या किया कि इस मिट्टी की जो ज़रूरत थी उन्होंने यहाँ पे जो पहले से परंपरागत जल संरक्षण क्षेत्र थे, यानी हम लोग कह सकते जो गड़ही, ताल या कुआं था, जो कि अब अपने जो उसका रूप था वो छिन्न भिन्न हो चुका था, उनका पुनः नवीनीकरण कर दिया गया। यानी यहाँ से मिट्टी निकाल के इस हाईवे पे लेके आया गया और इसका फिर से क्या कर दिया गया, पुनर्जीवीकरण कर दिया गया। यानी नदियाँ जो यहाँ पे तालाब थे, जो यहाँ पे पोखरा था, हम लोग कह सकते फिर से वो पुनर्जीवित हो गए। इससे क्या हो गया कि अब बारिश के थ्रू एक तो क्या हुआ कि उसका संचयन बढ़ गया, यानी जल संचयन बढ़ गया। अब हमको पता है कि जब जल संचयन बढ़ जाएगा कि तो नो डाउट कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर की आवश्यकता है उसको आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। ऐसे में क्या हुआ, इसी प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं बुलढाना प्रोजेक्ट। यानी हम लोग रोड के लिए जो मिट्टी की जरूरत थी वो भी पूरी कर लिए, और जो जल संरक्षण के लिए जो हमको जो परंपरागत हमारी प्रणालियाँ थी उनको पुनर्जीवित भी कर लिए। इसी प्रोजेक्ट पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलढाना प्रोजेक्ट, पैटर्न। बेसिकली इसको हम लोग मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको समझा दिया गया। अच्छे से इस चीज़ को ध्यान देंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसी को चीज को। देखिए, हमेशा को आपको क्या करना है, पीटी और मेंस को अलग नहीं लेना है, एक दूसरे से कनेक्ट कराना है। अभी नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन है, अभी देखिएगा सेम इसी टॉपिक को मैं उस क्वेश्चन से कनेक्ट कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू फ्लैग के ऊपर है कि जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए में है ग्रीन पीस, बी में है WWF, सी में है UNEP और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, ध्यान देंगे, जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है या प्रमाणन है वो डेनमार्क की एक संस्था है जो कि इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, और उस संस्था का नाम है FEE। ध्यान देंगे, इस संस्था का नाम है FEE और इसका फुल फॉर्म हो गया फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ध्यान देंगे, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म नाम हो गया फाउंडेशन। आप लोग दोस्तों इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को आप लोग सब्सक्राइब करिए। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल, बीच के 2 दिन में जो करेंट अफेयर की क्लास नहीं ली गई थी, बेसिकली गांव पे मेरे ग्राम प्रधान का चुनाव था तो वहाँ पे जाने की वजह से वो क्लास छूट गई थी। पर वो जो 2 दिन की क्लास छुट्टी है उसको जल्दी हम लोग क्या करेंगे कि पूरा कर लेंगे, ताकि एक भी दिन का हम लोग का गैप ना हो। कल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को करेंट अफेयर की 2 क्लास मिल जाए। तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है वो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये 22वां नंबर क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। आइए, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला था, यानी आज का जो पहला था 21 नंबर क्वेश्चन जो बुलढाना पैटर्न था, हम बोले आगे उसको हम लोग कनेक्ट कराएंगे। तो देखिए, मैं इसी चीज़ को मेंस के दृष्टिकोण से और पीटी के दृष्टिकोण से कैसे कनेक्ट करता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से
जो सही स्टेटमेंट है उनकी पहचान कीजिए और नीचे 4 ऑप्शन का जो कूट दिया गया है उनमें से सही आंसर आपको पहचानना है। चलिए हम लोग सीधा पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY कह रहा है कि इसका लक्ष्य है कि 24-25 तक, ध्यान देंगे इसको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, 24-25 तक मछली उत्पादन को 220 टन तक बढ़ाना है। तो बिल्कुल दोस्तों ये पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो लक्ष्य है 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 टन तक पहुंचाना है। तो इस तरह से पीटी में, प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस क्या कर सकती है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकती है। कैसे दे सकती है? या तो क्वेश्चन में वो ये डाल सकती है या तो क्वेश्चन में वो ये डाल देगी। कैसे देगी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य कब तक 220 लाख टन तक बढ़ाना है। एक क्वेश्चन ऐसे बना सकती है। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकती है कि जो 2024-25 तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को कितना लाख टन तक पहुंचाना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। तो ध्यान देंगे दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024-25 और 220 लाख टन, ये जो उत्पादन क्षमता है इसकी बात कर रहे हैं। आगे जो इसका सेकंड है वो देखते हैं हम लोग। सेकंड कह रहा है कि इसको हम लोग रफ कर देते हैं ताकि थोड़ी अच्छे से समझ में आए। सेकंड करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना यानी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट जो आएगा, मतलब अधिक अगर हम लोग प्रोडक्शन कर देते हैं 220 लाख टन, जो निर्यात आय है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे, वो 1 लाख करोड़ रुपए तक दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कह रहा है निर्यात बेसिकली बढ़ के दोगुनी हो जाएगी। इस तरह से समझिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ध्यान देंगे, सही है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं अगर इसका फैक्ट आपको ना पता रहे। दिमाग में अपने क्या रखा है कि भैया अगर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि निर्यात भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है निर्यात भी बढ़ेगा। तो तालमेल पहला और दूसरा स्टेटमेंट खा रहा है, इसलिए सही है। तो ये तो पीटी के लिहाज से समझा दिया। अब मेंस के लहजे से आइए इसको देखते हैं हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि क्या आपको लगता है कि 2024-25 तक 220 लाख टन का जो हमारा टारगेट उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आ सकता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बुलढाना प्रोजेक्ट कर यानी पैटर्न पर काम कर रही है। बुलढाना पैटर्न पर यानी गवर्नमेंट काम करेगी, तो जाहिर सी बात है कि जल संरक्षण को यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जल संरक्षण को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट अगर जल संरक्षण को बढ़ावा देगी तो नो डाउट कि यही रीजन होगा कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी। क्योंकि अगर जल संरक्षण जो प्रणालियां हैं वही नहीं विकसित होंगी तो जाहिर सी बात है आप कहाँ पे मछली पालोगे, जमीन में थोड़ी पालना है भाई। मछली पालने के लिए अपने को गड़ही, तालाब, पोखरा, कुआं कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो परंपरागत प्रणालियां हैं सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा कि प्रमोट करना होगा, फिर से पुनर्जीवित करना होगा। मनरेगा के माध्यम से गवर्नमेंट कर ही रही थी, बट ये अच्छा एक इनोवेशन है। इसको मेरा मानना है कि जो ग्राम सड़क योजनाएं हैं, ETC वगैरह, इन सब पे लागू करना चाहिए, जिससे क्या हो कि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और रोड भी डेवलप हो जाए। और जो हमारा टारगेट है, अब देखिए आप जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा एक तो इससे। अब कल को क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ दे मेंस में सपोज कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के क्या फायदे हो सकते हैं, तो आप सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पे मछली उत्पादन के जो टारगेट है हमारे, यानी जो गवर्नमेंट का टारगेट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, वो पूरा करने में सहयोग मिल जाएगा। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहा है मेंस के दृष्टिकोण से। आपको इसी तरह से कनेक्ट करा के काम करना है। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से मैसेज कर देंगे, हम लोग नेक्स्ट डे जब हम करंट अफेयर करेंगे उसमें कर लेंगे इसको। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन है और कह रहा है कि ये किसकी पहल है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है ये किसकी पहल है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो किसकी पहल, ये समझने से पहले सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली है क्या। ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें से कुछ योजनाएं केंद्रीय क्षेत्रीय होती हैं तो कुछ योजनाएं केंद्र प्रायोजित होती हैं। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे इन योजनाओं में विभिन्न मंत्रालयों का, विभिन्न जो विभाग हैं उनका प्रदर्शन क्या रहा है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया, एक इंडेक्स तैयार किया गया और वो इंडेक्स का नाम है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। और ये इंडेक्स कौन तैयार किया, नीति आयोग ने। तो पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के लिए ध्यान देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन को आते हैं और कह रहे हैं राइस 2020 अपनी तरह की पहली निम्न में से किससे संदर्भित माइंड पर एक वैश्विक बैठक है। अभी देखेंगे एक वैश्विक बैठक हुई है माइक, जिसको हम लोग नाम दिए हैं राइस। ठीक है,
आइए हम लोग देखते हैं पहले राइस का, तो पहले फुल नाम देख लेते हैं ना, वहीं से हम लोग समझ जाएंगे कि ये है क्या। बेसिकली इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं RAISE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आर से है रिस्पॉन्सिबल, एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अपने आप में ही एक हो गया, एस से यहां पे है सोशल, और ई से यहां पे एम्पावरमेंट। यानी हम लोग सीधे कह सकते हैं कि राइज 2020 यहां से किससे रिलेटेड है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी देखेंगे हाल ही में एक बैठक हुई है, एक ग्लोबल वर्चुअल समिट हुई है, किसके ऊपर, राइज के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बेसिकली अब बात आती है कि किसके द्वारा की गई है, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा। ध्यान देंगे, यहां पे लिख भी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों इस प्रोग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास जो है वो ब्रेक ना हो। जैसे अभी मैंने बोला कि जो क्लास 2 दिन ब्रेक हुई है, उसकी एक तरह से समझिए कि बस जस्ट जल्दी 2 क्लास लेके जो गैप हुआ उसको पूरा किया जाएगा। तो मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यूपीएससी हिंदी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम लोग पूरी करंट अफेयर का 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारे टेस्ट सीरीज का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अच्छे से डिस्कस कर दिया जाएगा। आगे हम लोग आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अखिल भारत समय उपयोग सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया। भारत का पहला अखिल भारत समय उपयोग सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, 26 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, यह सर्वेक्षण जो किया गया, सीधा सी ऑप्शन देखेंगे तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चूंकि यह भारत का पहला है, यही रीजन है कि यह यूपी पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, भारत का पहला है, यही रीजन है कि यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला अखिल भारत समय उपयोग सर्वेक्षण केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27वां नंबर क्वेश्चन है गरीबी और साझा समृद्धि 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ये क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, इस चीज को ध्यान देंगे तो सीधा आंसर को पकड़ेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल के दिनों में देखेंगे क्या हुआ है कि कोविड-19 केसेस में पिछले 1 साल से अपने विकराल रूप को दिखा रही है। कोविड-19 केसेस के कारण क्या हुआ है कि पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी थी वो ठप पड़ गई है, यानी रुक गई है। जाहिर सी बात है, जब किसी देश की इकोनॉमी रुकती है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है उसमें वृद्धि होगी, और जाहिर सी बात है अगर बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो नो डाउट इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है गरीबी, तो गरीबी में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि कोविड-19 के जब से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं तब से पिछले 1 सालों में गरीबी खूब तीव्र गति से पैर फंसा रही है, यानी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे में हम लोग दे सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड बैंक है इसने एक रिपोर्ट जारी की है, और वो है, उसका नाम है गरीबी और साझा समृद्धि 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो उम्मीद करते हैं ये आपको 27 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है एनडीबी। अभी हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, आगे जो स्टेटमेंट दिया पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एनडीबी को हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। एकदम मूर्ख बना रहा है। एनडीबी को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं कहते हैं, बल्कि ध्यान देंगे एनडीबी को ब्रिक्स बैंक कहते हैं। ध्यान देंगे, एनडीबी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिक्स बैंक कहते हैं। ठीक है, यहां पे बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चीन हो गया, और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका देख लेंगे आप लोग, 2014 में यहां पे एंट्री हुआ है। इस फैक्ट को देख लेंगे, बट मेरा मानना ये सही है। 2014 में पहले इसका नाम ब्रिक था, इस जो हम लोग कह सकते ग्रुप था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका इंटर किया और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 2014 में इसमें साउथ अफ्रीका इंटर किया था, बट एक बार फैक्ट इसको चेक कर लेंगे, फैक्ट चेक कर लेंगे। बट वैसे मेरा मानना कि हम सही बोल रहे हैं, बट एक बार मेरा मानना कि आप लोग 100% कंफर्म होने के लिए एक बार इस पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कि यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत दिया है। पहला स्टेटमेंट जब गलत दिया है तो यानी एक और सी तो गलत हो गया। अब बी और डी में से कोई सही होना है।
सेकंड कह रहा है इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बिल्कुल नहीं, इसका मुख्यालय भी बीजिंग में नहीं है। यानी दोनों ऑप्शन जब इसका गलत हुआ तो इसका ऑप्शन हो गया सही डी। अब चूंकि एनडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस ने यहां से क्वेश्चन भी बनाया है, तो आइए हम लोग थोड़ा एनडीबी के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं एक पास लिख लिए हैं उसको देख लेते हैं। पहले जो ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, थोड़ा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशिया में, ध्यान देंगे, एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन के साथ बहुपक्षीय विकास बैंक है। तो ध्यान देंगे, एक मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, बेसिकली किस चीज के लिए? सामाजिक और आर्थिक परिणामों के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो AIIB है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो इसका मुख्यालय वो बीजिंग चीन में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी की नजर से, क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका मुख्यालय कहां पे है? बीजिंग चीन में है। आगे ध्यान देंगे कि इसने वर्क करना कब से शुरू किया? तो 2016 से इसने क्या किया है? कार्य करना प्रारंभ किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट ये दो है कि एक तो ये यहां पे देख सकते हैं कि केवल सोशल और इकोनॉमिक पर्पज से काम करता है। दूसरा यहां पे देख सकते हैं इसका मुख्यालय क्या है? बीजिंग में है। तीसरा ध्यान देंगे कि जनवरी 2016 से इसने वर्क करना शुरू किया, जनवरी 2016 से। अब आते हैं हम लोग एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जो भी फैक्ट यहां पे लिख दिए हैं। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स सम्मेलन, जो चौथा ब्रिक्स सम्मेलन था, उसमें बेसिकली क्या किया गया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। ध्यान देंगे, यानी 2012 में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें एनडीबी की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि पहली बार एनडीबी की स्थापना पर विचार किया गया था। और ये हुआ कहां पे था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था, इस चीज को ध्यान देंगे, न्यू दिल्ली में हुआ था। यानी चौथा ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, जहां पे डिसीजन लिया गया था कि एनडीबी हम लोग बनाएंगे। अभी बना नहीं है। वर्ष 2014 में, यहां पे ध्यान देंगे, वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में, ठीक है, ब्राजील के फोर्टलेजा में, इसी कारण हम लोग इसको फोर्टलेजा घोषणा भी कहते हैं, जो छठवां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान देंगे, छठवां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया। तो जो चौथा ब्रिक्स सम्मेलन था वो बेसिकली कहां पे था? दिल्ली में था, और जो छठवां था वो कहां पे था? ब्राजील में था। ठीक है, छठवां जो था वो ब्राजील में था। छठवें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने एनडीबी की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी हम लोग देखेंगे कि प्लान बना 2014 में, प्लान बना 2014 में सोचा गया, 2016 में फोर्टलेजा घोषणा, यहाँ पे देखिए नीचे साफ साफ लिखा भी गया है, फोर्टलेजा घोषणा के माध्यम से, यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्टलेजा घोषणा के माध्यम से एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके अस्थायी एवं संतुलित विकास में योगदान देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में सोचा गया और छठवें में इसका निर्माण किया गया। इस चीज को ध्यान देंगे। आगे जो नीचे का फैक्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। नीचे का फैक्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नीचे के फैक्ट को आप लोग देखेंगे तो कह रहा है कि एनडीबी सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ, यानी सबसे पहली बात तो यह होगी कि एनडीबी में जो सदस्य देश हैं उनकी जो हिस्सेदारी है, उनके जो अधिकार है वो इक्वल है, समान है। एक तो ये फैक्ट के तौर पे आपको आ सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र के रूप में काम करता है। ध्यान देंगे, ये बाध्यकारी नहीं है, एक परामर्श तंत्र के रूप में काम करता है और इसकी जो मुख्यालय वो संघाई में है। तो यानी हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि एनडीबी का मुख्यालय संघाई में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एनडीबी का जो मुख्यालय है वो संघाई में है, जबकि एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में है। तो लास्ट में ध्यान देंगे, यहाँ पे एआईआईबी में बी में, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे देखिए बीजिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई है, चीन है। इस चीज को ध्यान देना है। फैक्ट थोड़ा सा अक्सर क्या करता है ना, मुख्यालय में ही आपको कंफ्यूज करेगा। मेरा पूरा विषय अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, सॉरी हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और जो एनडीबी है यहाँ पे क्या करता है ना कि मुख्यालयों में अंतर कर देता है। तो ध्यान देंगे जो एआईआईबी का मुख्यालय है वो बेसिकली बीजिंग में है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का था। कोशिश किया कि आपको ये दोनों चीज समझा दिया जाए। अब देखिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में
जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है, तो ऐसा करने वाला गोवा हो गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत कुछ सोचना नहीं था। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में क्वेश्चन है, आईएसए के बारे में। अभी हम लोग आईएसए का पूरा बैकग्राउंड समझा देंगे, क्योंकि यहां से यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है, सही कूट का पहचान करिए। कूट नंबर 1 दिया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में, फिर ठीक है, भारत को अध्यक्ष बना रहा है, और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में, यानी फ्रांस को सह अध्यक्ष बना रहा है, फिर से 2 वर्ष की कार्यकाल के लिए चुना गया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक बार भारत पुनः 2 साल के लिए अध्यक्ष बना है, और फ्रांस सह अध्यक्ष, हम लोग कह सकते हैं उपाध्यक्ष बना है। सेकेंड स्टेटमेंट करा है कि आईएसए की पहली सभा, ध्यान देंगे, आईएसए की पहली सभा अक्टूबर 2018 में फ्रांस में आयोजित की गई थी। अक्टूबर 2018 में फ्रांस में आयोजित की गई थी। नहीं दोस्तों, फ्रांस में नहीं, नोएडा के पास में हम लोग देखेंगे स्थापित की गई थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में स्थापित की गई थी, ना कि फ्रांस में। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका गलत है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसका पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बट हम लोग देख लेते हैं एक बार आईएसए के बारे में। देखिए आईएसए के बारे में आप यहां से देखिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए की कल्पना कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्थित सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन के रूप में की गई है। ध्यान देंगे, कर्क और मकर रेखा ही क्यों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नाम पढ़िए। सौर वर्ड बता रहा है कि सन क्या होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड में, तो जो इसकी जो सन क्या होता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत होता है। ठीक है, अब ऐसे में ज्यादा सोलर एनर्जी कहां मिलेगी? कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलेगी। यही रीजन है कि टारगेट किया गया है कर्क और मकर रेखा के बीच में जो सौर संसाधन संपन्न देश है। तो अगर कर्क और मकर रेखा के बीच के देश बोलेगा तो आप 100% सही मानेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर, और सॉरी कर्क के ऊपर कहना या मकर के नीचे कहना, मतलब मकर के नीचे, और हम लोग कह सकते हैं कि कर्क के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, खैर इसको मिटा ही लेते हैं। प्राय कहते हैं कि सन क्या होता है, सूर्य जो है कि वो परपेंडिकुलर होता नहीं है। यही रीजन है कि सोलर एनर्जी की प्राप्ति कम होती है। जब सोलर एनर्जी की प्राप्ति कम होगी तो आप कोई ऐसा सोलर सिस्टम बैठा के क्या करेंगे? ठीक है, आगे हम लोग सेकंड फैक्ट देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भी है नरेंद्र मोदी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को, ध्यान देंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक टाइम पीरियड क्या है जो गठन का है 2015 है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के, ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र UNFCCC जो COP21 है उसके दौरान की गई। तो 2015 याद रखेंगे, UNFCCC की जो COP25 की मीटिंग थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 21वीं मीटिंग थी, उसके दौरान इसका गठन किया गया, इसकी घोषणा की गई इसके गठन की। और इसका मुख्यालय ये हम लोग कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, लेकिन इसका मुख्यालय देखेंगे भारत में है, भारत के हरियाणा में है। और यही क्वेश्चन 2019 में हरियाणा के गुरुग्राम में, ध्यान देंगे, 2019 में पूछा हुआ यूपीपीएससी। तो इस तरह से मेरा उम्मीद मानना है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन था, जो डायमेंशंस थे, जहां से पीटी के क्वेश्चन बन सकते थे, मेंस के बन सकते थे, कोशिश किया गया आप लोग को समझा दिया जाए। आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के एग्जाम तक आपको करंट अफेयर की क्लासेस दी जाए। जल्दी हम लोग कुछ जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसके लिए भी एक सीरीज लेके आ जाएंगे। बट तब तक के लिए आप लोग को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।